नमो नमः सर्वेभ्यो। कथं सन्ति नमो नमः। भवन्तः? भवन्तः सम्यक् सन्ति? भवन्तः सकुशलाः? यस सर। सकुशला सर। यस सर न? यस सर न आम महोदय अथवा आम आचार्यः? यस सर नो सर न? सकुशला आचार्य जी। हाँ, शोभनम। कल हम लोगों ने बृहत् पाराशर होरा शास्त्र के श्लोक संख्या 55 तक पूरा कर लिया था। आज हम 56वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं और 56वां जो श्लोक है वो ग्रहों की मित्रता शत्रुता को लेकर कर है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर इस श्लोक को शेयर कर रहा हूं, इसको आप लोग देखिएगा। ये श्लोक आपको दिखाई दे रहा होगा। त्रिकोणात स्वात सुख स्वान्त्यधि धर्मायु स्वतुंगपाः सुहृदो रिपवशान्ये समाश्चोभयलक्षणाः। इस श्लोक में महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि त्रिकोणात स्वात, अपने, स्वात कहते हैं अपने, त्रिकोणात त्रिकोण से। सर श्लोक नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, स्क्रीन पे काफी देखिए सारे पिक्चर। आपको सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, श्लोक नहीं दिख रहा गुरुजी। ओके ओके ओके। अब देखिए दिख रहा है? हाँ जी। आम गुरु जी। ठीक है। त्रिकोणात स्वात सुख स्वान्त्यधि धर्मायु स्वतुंगपाः सुहृदोरिपवश्चान्ये समाश्चोपभय लक्षणाः। उभय लक्षणाः है ना। इसका अर्थ है त्रिकोणात स्वात, त्रिकोण से, स्वात कहते हैं अपने, अपने त्रिकोण से, पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर। अपने अपने त्रिकोण से सुख में, स्वयं में, अंत में, धी में, धर्म में, आयु में अगर ग्रह हो और स्वतुंग अपने उच्च स्थान पर हो तो वह सब के सब क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक मित्र कहलाते हैं। और सुहृदो, सुहृद हो, रिपु भी हो, सम हो जाते हैं अगर ऐसे उभय लक्षणा, उभय कहते हैं दोनों लक्षण होने पर। तो इससे कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया गुरुजी। नहीं आया। तो गुरु बिना ज्ञानम न भवति, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, है ना। पुस्तक को पढ़ के अगर ज्ञान हो जाता तो सभी गुरु बन जाते। अब इसको हम तोड़ते हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा है त्रिकोणात स्वात। इस श्लोक का जो अर्थ है वो अपने में कुछ कूट शब्दों को समेटे हुए है, पासवर्ड को समेटे हुए है। पाराशर जी ने अपने श्लोकों को छंदोबद्ध किया है, श्लोक के रूप में लिखा है। श्लोक अनुष्टुप छंद अपि कथ्यते, श्लोक को अनुष्टुप छंद भी हम कहते हैं। तो इस 56वें श्लोक में तृतीय अध्याय में पराशर जी कह रहे हैं कि त्रिकोणात स्वात, अपने अपने त्रिकोण से यदि कोई ग्रह, उससे सुख में कोई ग्रह हो, है ना, सुख के स्थान पर जो भाव हो, स्व स्थान पर जो भाव हो, अंत कहते हैं अंतिम में जो भाव हो, धी कहते हैं धी पर जो भाव हो, धर्म में जो भाव हो, आयु भाव हो, और स्वतुंग और अपने उच्च में, ये सब नैसर्गिक मित्र कहला जाते हैं। तो त्रिकोणात स्वात, अपने त्रिकोण से सुख में, सुख मतलब जब हमने कुंडली के द्वादश भावों को पढ़ा था तो हमने जाना था जो जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव होता है उसको हम सुख भाव भी कहते हैं। इसका अर्थ यह निकला कि यदि कोई ग्रह, कोई भी ग्रह, सूर्य आदि से लेकर के सप्तम शनि तक
जो 7 ग्रह हमारे हैं उसमें हर ग्रह अपने त्रिकोण से जो सुख में हो यानी कि चौथे भाव में का जो अधिपति होता है हर ग्रह के त्रिकोण से वह उसका नैसर्गिक मित्र होता है। सुख भाव मतलब चौथा भाव। अंत अंत शब्द आया अंतिम भाव कौन सा होगा 12वां भाव। किसी भी ग्रह के त्रिकोण से जो 12वां भाव होगा उसी को हम अंतिम भाव कहेंगे। धी यानी स्थिर भाव पंचम भाव। धर्म भाव किसको कहते हैं नवम भाव को कहते हैं। और आयु भाव अष्टम भाव को कहा जाता है। तो इसको उन्होंने छंद में कूट शब्दों में पिरो दिया पाराशर जी ने। अब इसका अर्थ हम समझते हैं स्पष्ट रूप से कैसे निकला। त्रिकोण से जैसे हम सूर्य को ले लेते हैं पहले सूर्य त्रिकोण में कब होते हैं कल हमने जाना था सूर्य त्रिकोण में सिंह राशि में होते हैं। कितने अंश पर होते हैं बताएं सर कोई साथी। 1 डिग्री से 10 डिग्री तक। कल हमने पढ़ा था त्रिकोण में कोई ग्रह सूर्य जैसे सूर्य हैं 20। सूर्य त्रिकोण में 1 अंश से 20 अंश तक त्रिकोण में कहे जाते हैं। तो जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है वह सिंह है। तो सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण में होते हैं। क्लियर। अब देखिए आप सूर्य की सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि हो गई। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से सुख भाव में कौन सी राशि आई। जैसे मूल त्रिकोण राशि सूर्य की सिंह हुई तो सिंह से चौथी राशि कौन सी हुई क्योंकि चौथा ही तो भाव से सुख भाव होता है ना। तो 5 से जब सिंह राशि से आप चौथा भाव गिनेंगे तो आपको मिलेगा 5 6 7 वृश्चिक 8 वृश्चिक वृश्चिक राशि मिलेगी हमको है ना। वृश्चिक राशि वाला भाव मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के जो अधिपति ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं। ये तो मंगल हम प्रथम कार्यशाला में पढ़ मंगल चुके हैं 12 राशियों के अधिपति मंगल 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 होते हैं। हम्म। वेरी गुड। तो त्रिकोण से यानी सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से जो चतुर्थ भाव में राशि के अधिपति हुए सुख भाव के अधिपति हुए वो कौन हुए मंगल हुए। तो हम कहेंगे कि सूर्य के जो प्रथम मित्र ग्रह हुए इस श्लोक के अनुसार वो मंगल हुए। यानी सूर्य के जो मंगल होते हैं वो सर्वदा मित्र होते हैं। ठीक है। कोई शंका किसी को इसमें नहीं नहीं नहीं। अब आगे देखिए स्व स्व माने अपना अपने कुटुंब का जो भाव है कुटुंब का भाव कौन सा होता है दूसरा भाव। दूसरे भाव को हम कुटुंब भाव कहते हैं। तो दूसरे भाव से अब देखिए आप कौन सा बैठेगा दूसरा भाव सर कन्या। है कन्या राशि कन्या। कन्या राशि बैठेगी। तो कन्या राशि के जो अधिपति हुए वो कौन हुए बुध। बुध बुध हुए। ठीक। आगे अंतिम वाला भाग देखिए अब सिंह से अंतिम भाग गिनिए तो कौन सा आएगा सर मीन राशि। मीन राशि आ जाएगी। जब सिंह से आप चलेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 है नहीं मीन क्यों आएगी 12 राशियां गिनिए कर्क अंतिम आएगा। गिनिए अच्छा कर्क 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 आ कर्क आ जाएगी जाएगी। सर कर्क। तो कर्क के स्वामी कौन होते हैं चंद्र चंद्रमा। चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा भी सूर्य के मित्र होते हैं। चंद्रमा अब धी गिनिए पंचम भाव गिनिए सूर्य से पंचम गिनिए सूर्य के त्रिकोण से सिंह से पंचम गिनिए तो 5 6 7 8 9 नौवीं राशि आई। नौवीं राशि होगी धनु। मंगल धनु धनु। धनु राशि के अधिपति होते हैं बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति भी सूर्य के मित्र हुए है। ठीक है। धर्म अब धर्म भाव में आ जाइए सूर्य के त्रिकोण राशि से धर्म भाव देखिए धर्म भाव होता है 9वां भाव। तो सिंह से 9वां भाव गिनिए 5 6 7 8 9 10 11 12 1 कौन आया मंगल मेष। एक राशि मेष किसकी राशि। है मेष मेष राशि राशि मंगल की मंगल की। राशि है। मेष के अधिपति मंगल होते हैं। आपको द्वादश भावों के राशियों के अधिपति तो याद हो गए होंगे। हाँ जी ठीक है। तो अच्छा। मेष राशि के जो अधिपति हैं वो मंगल है। तो हम कहेंगे कि सूर्य के मंगल भी मित्र होते हैं नैसर्गिक मित्र हैं हमेशा मित्र ही रहेंगे। मित्र भाव कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। जैसे अमित शाह नरेंद्र मोदी को सर्वदा मित्र ही मानेंगे अपना वो नैसर्गिक मित्र हैं उनके।
ऐसे ही नैसर्गिक शत्रु भी होते हैं, अभी बताएंगे उसको। धर्मायुः, आयु भाव, आयु भाव कौन सा होता है? अष्टम अष्टम भाव, भाव। अष्टम भाव को हम आयु भाव कहते हैं, मैंने नीचे भी लिख दिया है इसको। अब देखिए, आप त्रिकोण की राशि है सूर्य की सिंह, तो सिंह से ही गिनना है सबको। तो सिंह से आयु भाव यानी कि अष्टम भाव देखिए कौन सा आएगा, आठवीं राशि कौन सी आएगी? सिंह राशि से आठवीं राशि बताइए। सर मीन। मीन 5, राशि आ 6, रही है। 7, 8, 9, मीन। 10, 11, 12, कौन सी आई? मीन। मीन मीन राशि। व्यास जी कुछ गुरु। कह रहे हैं? जी जी बोलिए, व्यास जी बोलिए। प्रवीण चंद्र व्यास जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। लगता है आवाज नहीं आ रही है। तो इस तरह से नैसर्गिक मित्रों को जान लेना चाहिए कि त्रिकोणात स्वात सुख स्वा अंत्य धर्मायु स्वतुंगपाः सुहृदो रिपवश्चान्ये समास चोपभय लक्षणाः। अब देखिए, त्रिकोण से हमने सूर्य के त्रिकोण से हमने ग्रहों को जान लिया। और स्वतुंगपाः, स्वतुंग माने अपनी उच्च राशि में, तुंग कहते हैं उत्तुंग जो ऊंचा है, यानी सबसे ऊंचा राशि। सूर्य की ऊंची राशि कौन है? सूर्य किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष। कल हमने पढ़ा था मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो मेष राशि के अधिपति कौन है? मंगल। मंगल है। मंगल। तो मंगल तो यहाँ आ ही गया, अभी हमने पढ़ लिया था, है ना? हम्म। तो त्रिकोण से इन सारे संबंधों को जब हम फिट कर लेते हैं तो हमको उस ग्रह के नैसर्गिक मित्र ग्रह हमको प्राप्त हो जाते हैं, ये पाराशर जी ने कहा है। जब हम लोग चौथी या पांचवी कार्यशाला कर रहे थे तो उस समय किसी ने पूछा था कि भाई मित्रता शत्रुता का निर्धारण कैसे होता है ना? तो मित्रता शत्रुता का निर्धारण ऐसे होता है कि त्रिकोण से, किसी भी ग्रह के त्रिकोण से जब कोई भी भाव, सुख भाव का अधिपति यानी चौथे भाव का अधिपति, स्व स्व यानी कुटुंब अपने भाव यानी दूसरे भाव का अधिपति, अंत्य अंत्य माने अंतिम भाव यानी 12वें भाव का अधिपति, धी यानी 5वें भाव का अधिपति, धर्म यानी 9वें भाव का अधिपति, आयु यानी अष्टम भाव का अधिपति, और स्वतुंग माने अपने उच्च भावों का, जो उच्च जिसमें उच्च होते हैं वो ग्रह, उसका अधिपति। ये सारे के सारे सब के सब क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक मित्र कहलाते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब इनके अलावा जो भाव हैं उनके जो अधिपति होते हैं वो कहलाते हैं शत्रु। ठीक है? अब इसमें तीसरा भाव नहीं आया। ठीक है? तो 5 से तीसरा गिनिए आप, कौन हुआ? 5 से तीसरा गिनिए। सर तुला हुआ। तुला, तुला के अधिपति कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र। शुक्र होते हैं। तो सूर्य के जो शुक्र हैं वो नैसर्गिक शत्रु हैं। ऐसे ही 2, 3, 4, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया था। 6 कौन है? 5 से छठी राशि कौन सी हुई? सिंह से छठी राशि 5, 6, 7, सर 8, 9, 10। मकर। मकर हुई। मकर हो गया। शनि, शनि। शनि हो गए। तो शनि भी सूर्य के कौन हुए? शत्रु हुए, शत्रु। है ना? इसी तरह से 11वीं राशि इसमें नहीं आई, है ना? सिंह से 11वीं राशि कौन सी है? सर कुंभ। सिंह से नहीं 11वीं राशि गिनिए। अच्छा हाँ, 11। सिंह से गिनिए, क्योंकि सूर्य की जो त्रिकोण राशि है वो सिंह ही तो है, हमको त्रिकोण से गणना करनी है। तो त्रिकोण से आप जब गणना करेंगे तो सर आपको गणना वृषभ। करने पर मिलेगा मिथुन राशि वृषभ। मिलेगी। मिथुन राशि। अच्छा। कौन सी राशि मिलेगी? मिथुन मिलेगी। मिथुन। तो मिथुन के अधिपति कौन होते हैं? बुध। बुध होते हैं। तो बुध सूर्य के शत्रु हो गए इस हिसाब से। तो अभी देखते रहना। और 12वीं राशि इसमें हो गई है क्योंकि 12वां भाव अंतिम अंतिम भाव हो गया है। अब इस श्लोक के अनुसार जो दूसरी राशि है उसके अधिपति कौन है? त्रिकोण से जब आप गिनेंगे सिंह राशि से तो दूसरी राशि के अधिपति बनते हैं कन्या राशि। जब आप त्रिकोण राशि गिनेंगे, सूर्य की त्रिकोण राशि सिंह है ना, हम सारी गणना सिंह से कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रहों की नैसर्गिक, ग्रहों की शत्रुता और नैसर्गिक मित्रता का जो निर्धारण होता है वो उस ग्रह की त्रिकोण राशि से होता है। तो उस ग्रह की त्रिकोण राशि से कोई भी जो चौथा भाव, दूसरा भाव, अंतिम भाव, 5वां भाव,
धर्म भाव यानी 9वां भाव और आयु भाव, इनके जो अधिपति होंगे वो उस ग्रह के नैसर्गिक मित्र कहलाएंगे। इनके अलावा जो भावों के अधिपति होंगे वो नैसर्गिक शत्रु कहलाएंगे। एक लाइन में इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर इस दृष्टि से देखा हमने तो जो स्वयं माने जो कुटुंब भाव है दूसरा भाव है, 5 से जब आप दूसरा भाव गिनेंगे तो कन्या राशि आएगी। 5 के बाद 6 आता है तो दूसरा भाव में कन्या राशि आ गई। तो कन्या राशि के अधिपति कौन है? बुध है। और यहाँ पर हमने गिना था जो 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11वां भाव जो आया था वो शत्रु भाव में आ गया था 11वां। तो एक दृष्टि से बुध यहाँ पर शत्रु हो रहे हैं और एक दृष्टि से यहाँ पर बुध सूर्य के मित्र हो रहे हैं, है ना। बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हो रहे हैं जो सूर्य के शत्रु भी हो रहे हैं और मित्र भी हो रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो देखिए श्लोक की अंतिम पंक्ति में लिखा है उसको सुहृदो रिपुवश्चान्ये, रिपु कहते हैं शत्रु को, सुहृद कहते हैं जो हृदय के हमारे सबसे निकट हो, हृदय के दिल के हमारे करीब हो। दिल के करीब कौन होता है? दिल के करीब या तो प्रेमिका होती है या दिल के करीब हमारा दोस्त होता है, मित्र होता है। तो मित्र और रिपु कहते हैं शत्रु, अगर दोनों बन जाए कोई ऐसी स्थिति में तो समह उभय लक्षणा, उसका जो लक्षण कहलाता है, ऐसी दोनों, उभय माने दोनों दृष्टि में, उस लक्षण होने पर, ऐसे लक्षण होने पर, वो ग्रह सुहृद भी है और रिपु भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है, तब हम उसको कहते हैं सम, यानी वो सम है, ना वो मित्र हुआ और ना वो शत्रु हुआ। मित्रता ने और शत्रुता को एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जैसे गणित में प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो सूर्य के यहां से ये सिद्ध हुआ कि सूर्य के कितने ग्रह मित्र हैं? 4 हैं? 3 देखिए 3 3 ग्रह मित्र हुए यहाँ से, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये मित्र हो गए, बुध यहाँ पर सम हो गया, और इसी तरह से शुक्र और शनि ये परस्पर क्या हो गए? शत्रु हो गए सूर्य के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, व्यास जी concept कुछ clear हो पूछना गया। चाह रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं, वो तो मैं अभी आप के बारे में बोलता था। नहीं, बराबर है, चल आप आगे बढ़िए सर। हाँ हाँ ठीक है। और तो दूसरा एक अब क्वेश्चन, हमने हाँ हाँ जो कल के वीडियो के बारे में पूछना चाहता था। हाँ हाँ उच्च वाला और नीचे वाला था ना, तो मैंने कल पे मीटिंग में नहीं आया था, मेरा वो हाँ मेरे वजह से, तो मैंने भी वीडियो देखा। तो अभी हाँ एक ये उठता है, संशय ये उठता है कि देखो शनि मकर राशि में उच्च का होता है, हाँ माने मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, शनि हाँ तुला राशि में उच्च का होता है, चंद्र हाँ वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। तो ये हाँ अपने जो गुरुज हैं उसने ये नक्की किया कि भाई उसमें उच्च का होता है, तो दूसरे राशि में उच्च का नहीं होता है, बराबर। तो उसके पास उसके पीछे रीजन क्या है, रेशनिंग क्या है? देखिए इसके पीछे दर्शन का सिद्धांत है, मैं एक उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं। जैसे मंगल है, मंगल मकर राशि में उच्च के कहे जाते हैं, है ना। और जो शनि है वो मंगल की राशि में नीच के कहे जाते हैं, है ना। शनि जो है वो मेष राशि में नीच के होते हैं और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो मंगल और शनि का संबंध है, मतलब मंगल शनि की राशि में जा रहे हैं तो उच्च के हो रहे हैं, और शनि मंगल की राशि में जा रहे हैं तो वो नीच के हो रहे हैं। बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ऋषियों ने बड़ा सोच विचार करके मित्रता शत्रुता का निर्धारण किया है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मंगल कौन है? मंगल है एक ऐसा युवक जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो क्रांति से भरा हुआ है। और शनि कौन है? शनि है एक वृद्ध व्यक्ति, शनि एक वृद्ध व्यक्ति है जो बूढ़े हैं, उतनी ऊर्जा उनके पास नहीं है। अब देखिए मंगल मकर में जा रहे हैं, मंगल किसी वृद्ध के पास जा रहे हैं, है ना। एक ऊर्जा, एक क्रांतिकारी व्यक्ति को यदि किसी गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, तो उसकी क्रांति को, उसकी ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी। तो मंगल मकर राशि में उच्च के हो गए जाकर के, उनकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में जा रही है। वहीं पर जब शनि मंगल की राशि में आ रहे हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को जवान लोगों की रेस में खड़ा कर दिया जाए अगर, तो बूढ़ा पिछड़ जाएगा। पिछड़ ही नहीं जाएगा, हो सकता है मृत्यु से भी जो है उसको जुड़ना पड़ जाए, है ना। तो वृद्धावस्था का जो साथ है वो युवाओं से नहीं है, युवाओं को जो है वयोवृद्ध लोगों का साथ लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए एक दार्शनिक आधार ये भी रहा है इन ग्रहों की शत्रुता और मित्रता को निर्धारण करने के लिए। ये तो राशियों की बात हो गई। अभी हम आगे चलेंगे, मैं आपको इसका दार्शनिक सिद्धांत भी दूंगा
क्योंकि जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। कब तक उच्च के रहते हैं? 1 अंश से 3 अंश तक वो उच्च के होते हैं वृषभ बराबर। राशि में। और वृषभ राशि में भी कौन से नक्षत्र में उच्च के होते हैं? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं। नक्षत्र। रोहिणी के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में उच्च के होते हैं, है ना? तो अब वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र है। शुक्र। देखिए, चंद्रमा का जो उच्च का संबंध बना वो शुक्र से बना, और शुक्र में भी रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा से बना। तो शुक्र का 2 ग्रहों से संबंध हुआ। शुक्र कौन है? चंद्रमा कौन है? मन है। चंद्रमा मनसो जाता है। ऋग्वेद में ऋचा आती है ना कि चंद्रमा उस विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ। तो चंद्रमा से ही हम जातक के मन का निर्धारण करते हैं। यदि चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो हम ये मान करके चलते हैं निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी पीड़ित रहता है ना? चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति का मन पवित्र है, सच्चरित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। तो मन का निर्धारण चंद्रमा से होता है। अब चंद्रमा पहुंच गया वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। शुक्र कौन है? शुक्र है भोग विलास की राशि। उस बराबर। भोग विलास को करते हुए में चंद्रमा बैठे हैं रोहिणी में, यानी कि अपने ही नक्षत्र में। तो मन व्यक्ति का अगर भोग विलास में संयमित रहेगा, तो इससे अच्छी स्थिति क्या होगी? अगर भोग विलास में व्यक्ति मर्यादित रहा, आत्मनियंत्रित रहा, मन को मजबूत करके रखा, तो मैं समझता हूं व्यक्ति के लिए इससे अच्छी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन भोग विलास में निरत रहते हुए यदि व्यक्ति मर्यादित नहीं रहा, नियंत्रित नहीं रहा, अपने मन को नियंत्रण में नहीं लिया, तो वह भोग की धारा में बह जाएगा और अंततः सर्वनाश को, पतन को प्राप्त होगा। ये एक दर्शन है। गणित की तरह, अन्य विषयों की तरह ज्योतिष भी एक दर्शन है। ज्योतिष के दार्शनिक पक्ष को हमको समझना है। गणित हम बहुत कर चुके हैं अब तक। हम लोगों ने ज्योतिष को भागे बांचने की विद्या बना करके फेंक दिया इसको। ज्योतिष हमें जीने की कला सिखाती है, जीने का दर्शन हमको देती है। तो ग्रहों के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से हम इस प्रकृति को समझ करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, समाज का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। भाई, जिन्होंने अपने को अनम्यूट कर रखा है वो कृपया म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज बाधा कर रही है। तो ये जो प्रकृति है, यह दार्शनिकता को लेकर कर है। मैं समझता हूं आपको कुछ उत्तर मिला होगा। मैं अगली कार्यशाला में इसको और अधिक पुष्ट करूंगा अन्य ग्रहों के माध्यम से। व्यास जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अपने को म्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए। कोई ग्रह उच्च का है लेकिन हाँ। त्रिक स्थान में है, तो क्या करेंगे उसमें बारे में? देखिए, अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए, अभी हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय हमारा ये है कि ग्रहों का उच्च नीच कितने कितने अंशों पर होता है। ऐसे ही ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता मित्रता का निर्धारण किस तरह से होता है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये हम आगे उस विषय को समझेंगे। फिलहाल हमारा विषय ये था कि ये नैसर्गिक मित्रता शत्रुता आपको स्पष्ट हो गई है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा की जो त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि, वो क्या है? वृषभ राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा की वृषभ हो गई। अब देखिए, वृषभ से आप गिनिए, सुख भाव में गिनिए, कौन हुए? सुख यानी चौथा भाव। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है। अब आपको यहाँ पर वृषभ को सेंटर में रखना है। वृषभ से बताइए चौथी राशि कौन सी हुई? सर सिंह हो गई। सिंह हो गई। सिंह के अधिपति कौन है? सूर्य। सूर्य हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हुए वो पहले कौन हुए? सूर्य हुए। आगे देखिए, स्वय, स्वय यानी कुटुंब भाव, दूसरा भाव। त्रिकोण से कुटुंब भाव बताइए। चंद्रमा की त्रिकोण राशि वृषभ है, वृषभ से कुटुंब मिथुन। भाव कौन सा हुआ? मिथुन। 3 हुआ। बुध। बुध हुआ। तो चंद्रमा के बुध भी कौन हुए? मित्र। मित्र हुए, है ना? आगे बढ़िए, अंतिम भाव क्या हुआ? वृषभ से अंतिम भाव क्या हुआ? सर मेष। मेष हुआ। मेष के अधिपति कौन है? मंगल है। तो मंगल भी चंद्रमा के मित्र हुए। आगे धी कहते हैं पंचम भाव। पंचम भाव बताइए। कन्या। वृषभ से पंचम भाव, बुध। कन्या। वो तो आ चुका है हाँ, बुध। कन्या हुआ। तो बुध आ गया, बुध भी यहाँ पर आ गया है।
पंचम भाव 2 3 4 5 6 कन्या हुआ। कन्या के अधिपति कौन है? बुध है, बुध तो बुध भी मित्र हो गए। अब आइए धर्म भाव यानी कि नवम भाव, वृषभ से नवम गिनिए कौन हुए? मीन। मीन हुए। है मीन कैसे हुए? नहीं सर, मकर हुए। सॉरी, मकर। 2 3 4 वृषभ से नवम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि हुए। शनि। 2 नंबर से ठीक नवी राशि जो हुई वो मकर ही तो हुई। हाँ जी। जी। तो मकर के अधिपति कौन होते हैं? शनि। शनि होते हैं। तो चंद्रमा के शनि कौन हो गए इस दृष्टि से? मित्र। हो गए। मित्र हो गए। आगे बढ़िए। और अष्टम भाव। आयु अष्टम भाव, अष्टम भाव देखिए। सर धनु। धनु 2 3 4 5 6 7 8 9 धनु राशि हो गई। धनु के अधिपति होते हैं गुरु। गुरु। बृहस्पति, है ना। तो बृहस्पति भी चंद्रमा के मित्र हो गए। स्वैतुंग चंद्रमा का जो उच्च स्थान है वो कौन सा होता है? वृषभ। वृषभ। चंद्रमा वृषभ में ही उच्च के हैं, तो वृषभ के अधिपति कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। शुक्र। तो इस दृष्टि से चंद्रमा के शुक्र भी कौन हो गए? मित्र। मित्र हो गए। अब इसमें कौन कौन से भाव बचे? कितने भाव हो गए इसमें? दूसरा, पांचवा, 12वां, 9वां, 8वां, ये भाव तो हो गए हैं। अब बचे कौन कौन से हैं? तीसरा 3 6 7 अब 6 देखिए तीसरे को देखिए पहले आप। तीसरे भाव के अधिपति कौन हुए वृषभ से? 2 3 4 कौन हुए? कर्क राशि चंद्रमा खुद हुई। चंद्रमा तो खुद ही है। हम्म। चंद्रमा तो खुद ही है, तो शत्रु थोड़ी होंगे अपने खुद के। तो ये जो है कैंसिल हो गया। आगे बढ़िए। तीसरे के बाद चौथा हमने ले लिया था, पांचवा भी ले लिया। छठा देखिए, छठी छठी राशि कौन सी है वृषभ से? सर तुला। तुला। तुला के अधिपति कौन है? शुक्र। शुक्र है। अब देखिए शुक्र तो ऊपर भी आए थे, मित्र भी थे, और इस दृष्टि से शत्रु हो रहे हैं। तो मित्र और शत्रु एक दूसरे को क्या कर देंगे? कम कर निरस्त देंगे। कर सम। देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो शुक्र जो है वो चंद्रमा के कौन हुए? सम। सम हो गए। अंतिम अंतिम पंक्ति से देखिए, सुहृदो रिपुवश्चान्य, अगर वो सुहृद भी हो, मित्र भी हो और शत्रु भी हो, तो उसका लक्षण क्या हो जाता है? सम हो जाता है। तो शुक्र सम हो गए। ठीक है। सातवीं राशि देखिए, वृषभ से सातवीं राशि कौन सी हुई? वृश्चिक। 2 3 वृश्चिक 4 में 5 6 7 8 वृश्चिक हो गई। वृश्चिक के अधिपति कौन है? मंगल। मंगल। मंगल है। और मंगल तो ऊपर भी आए थे, तो सम। मंगल भी कैंसिल हो गया। मंगल ने भी कैंसिल कर दिया। तो मंगल भी कौन हो गए? सम। सम हो गए। आगे बढ़िए। आठवीं राशि हो गई, नवी भी हो गई। 10वीं राशि देखिए कौन सी है वृषभ से? 10वीं राशि ये कुंभ। सर कुंभ हो गए। कुंभ है। शनि, शनि ऊपर मित्र भी हुए थे, तो ये भी कैंसिल हो गए। शनि भी सम हो गए। आगे बढ़िए। 11वीं राशि कौन है सर वृषभ से? मीन हो 11वीं गए। राशि गिनिए। मीन सर मीन। मीन राशि, मीन। मीन के अधिपति कौन है? गुरु। गुरु है। गुरु भी ऊपर आए थे, ये भी सम हो गए। और 12वां हमने गिनी लिया था, वो तो मित्र है। तो इस दृष्टि से चंद्रमा के कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता। ठीक है। चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता। अब मैं आपको बड़ी सुंदर सी कथा सुनाता हूं, इसके पीछे क्या कहानी है। आपने कथा सुनी होगी कि चंद्रमा, चलो अभी नहीं सुना रहे, अभी हम जब हम बुद्ध का प्रसंग करेंगे तब उसको छेड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा के जो मित्र शत्रु हुए वो कौन कौन हुए? मैंने एक चार्ट बना दिया है, यहां से देखिए आप। चंद्रमा के मित्र हो गए सूर्य और बुध। चंद्रमा के समग्रह हुए मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। और शत्रु यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। तो मित्र और शत्रु हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को निरस्त कर दिया था। तो चंद्रमा का शत्रु ग्रह कोई नहीं होता। आइए अब इसको हम आजमाते हैं मंगल के ऊपर। त्रिकोण राशि बताइए, मंगल की त्रिकोण राशि क्या होती है? मेष। मेष। मेष होती है ना। मेष होती है। मंगल हाँ जी, मेष हाँ राशि जी, में ही हाँ जी। त्रिकोण के होते हैं। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। अब यहाँ पर हमें मंगल के संदर्भ में बात करनी है, तो अब हम मेष राशि को केंद्र में रखेंगे। गिनिए,
मेष से सुख भाव में गिनिए, दूसरी राशि कौन सी है? वो चौथी राशि, चौथी राशि कर्क कर्क। राशि। कर्क के अधिपति चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा तो मंगल के मित्र हुए पहले चंद्रमा। नोट कर लीजिए, है ना, नोट भी करते रहिए साथ साथ में, अभ्यास बना रहेगा आपका। उसके बाद स्वय, स्वय यानी कुटुंब भाव। त्रिकोण से कुटुंब भाव गिनिए, मेष से कुटुंब गिनिए, मेष से दूसरा भाव गिनिए आप। सर वृषभ राशि वृषभ राशि के अधिपति कौन हुए? शुक्र शुक्र हुए। शुक्र कौन हुए इस दृष्टि से? मित्र मंगल के मित्र हो गए। चलिए आगे बढ़िए। मित्र तो खैर नहीं होते हैं, मंगल के शुक्र जो है वो सम होते हैं, इसके माने यहाँ पर मित्र हो रहे हैं। और जब हम उन भावों से देखेंगे, बचे हुए भावों से, तो शुक्र जो है वहां पर शत्रु हो जाएंगे, तो शत्रुता मित्रता कैंसिल कर देगी, तो मंगल के जो शुक्र होते हैं वो सम हो जाते हैं। ठीक है, जी आगे बढ़िए। अंतिम भाव देखिए, 12वां भाव। त्रिकोण से 12वां भाव गिनिए, मेष से 12वां भाव कौन सा हुआ? मीन राशि मीन राशि राशि हुई। होगी। मीन के अधिपति शनि। बृहस्पति होते गुरु हैं, तो बृहस्पति मंगल के मित्र हुए। पंचम भाव देखिए अब, मेष से पंचम भाव सर सिंह सिंह। सिंह के अधिपति सूर्य होते हैं, तो सूर्य सूर्य भी मंगल के मित्र हो गए। धर्म भाव देखिए, यानी नवम भाव धनु धनु। धनु के अधिपति गुरु गुरु हो गए, गुरु भी मित्र हो गए हैं। आयु भाव देखिए, अष्टम भाव। अब मैं एक एक करके पूछता हूँ, वृश्चिक आप एक एक मत बोलिए। अमित कुमार जी बोलिए। मेष से आयु भाव गिनिए। मेष से अष्टम भाव हो गया। हाँ, और अधिपति वृश्चिक बताएं। राशि मंगल। मंगल, तो मंगल भी मित्र हो गए। मंगल तो खुद ही अपने आप में है, ये मित्र हो गए। और अपनी उच्च राशि गिनिए इनकी। मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं? मकर मकर में उच्च के होते हैं। मकर के अधिपति शनि है, तो मंगल हो गए मित्र शनि के। मंगल के मित्र शनि हो गए, ये आपने लिख लिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखिए कौन कौन से भाव बचे यहाँ पर। तीसरा भाव बचा, मेष से तीसरा भाव कौन है? मिथुन बुध मिथुन। मिथुन के अधिपति कौन है? बुध 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 तो नहीं आए थे ऊपर, नहीं नहीं आए थे, लिखा होगा आपने, बुध नहीं आए हैं इसमें। तो मंगल के बुध कौन हुए? शत्रु। शत्रु शत्रु हुए। लिख लीजिए आप, मंगल के आगे शत्रु हो गए। आप तीसरे भाव के बाद चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा। मंगल से मेष से छठी राशि कौन सी है? कन्या। जी कन्या की भी अधिपति बुध होते हैं, तो बुध हो ही गया, शत्रु हो गए हैं। सातवीं राशि गिनिए, सातवीं राशि कौन सी होती है मंगल से? मेष से तुला तुला। तुला। तुला के अधिपति कौन है? शुक्र शुक्र शुक्र। आप देखिए, शुक्र शत्रु भी हो गए, मित्र भी हो गए। तो मित्र और शत्रु हो, सुहृद भी हो, रूपी भी हो, तो क्या हो जाता है? वो सम हो जाता है। तो मंगल के जो शुक्र है वो सम हुए मंगल के लिए, ना मित्र ना शत्रु, तटस्थ बिल्कुल। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो सम का रोल ये होता है। अब आगे अष्टम भाव हो गया, नवम भाव भी हो गया। 10वीं राशि गिनिए, त्रिकोण से 10वीं राशि कौन सी हुई? मकर मकर के अधिपति शनि शनि। शनि शनि ऊपर भी आए थे, हैं, मित्र भी थे, तो इस दृष्टि से शत्रु भी हो रहे हैं। एक भाव से मित्र हो रहे हैं, एक भाव से शत्रु हो रहे हैं, तो ये भी सम हो गए। 11वीं राशि कौन है? शनि है, वही बात हो गई, सम हो गए। 12वीं राशि हो ही चुकी। तो मंगल के जो शत्रु हुए वो केवल कौन हुए? बुध हुए, है ना। और शुक्र और शनि हुए इनके लिए सम, और बाकी बचे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये मंगल के लिए मित्र हुए। तो इसको मैंने चार्ट के माध्यम से बना दिया है। देखिए, मंगल के मित्र हुए रवि, चंद्र, गुरु। सम हुए शुक्र और शनि, और शत्रु हुए बुध। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जी ठीक है, जी, जल्दी जी। जल्दी बढ़िए, समय पूरा होने वाला है। बुध के लिए आ जाइए अब। बुध की त्रिकोण राशि कौन सी होती है? सर कन्या कन्या। कन्या राशि होती है, तो यहाँ पर कन्या को हमें केंद्र में रखना है। अब बताइए, कन्या से चौथी राशि गिनिए, कौन है? सर धनु
धनु धनु 6 7 8 9 ऐसे कर गुरु लीजिए। कौन कर रहा है कुसर पुसर 6 7 8 9? अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे सुन करके। तो धनु के अधिपति होते हैं गुरु। गुरु तो गुरु कौन हो गए यहाँ पर बुध के? मित्र। मित्र मित्र। होगा। लिख दीजिए जल्दी से, गुरु के आगे मित्र के नीचे। अभी प्लस माइनस हम बाद में करेंगे। ब्रजेश जी, क्लियर हो रहा है आपको टॉपिक? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर हो रहा आपकी ही विषय वस्तु चल रही है, यहाँ पर सब प्लस माइनस हो रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है आज। है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे। चौथी राशि हो गई, दूसरी राशि गिनिए। सर तुला। तुला। तुला के अधिपति शुक्र। 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 शुक्र भी मित्र लिख दीजिए। वैभव। अंत्य 12वीं राशि सर सिंह। सिंह। सिंह के अधिपति सूर्य। सूर्य। सूर्य लिख दीजिए, मित्र हो गए। 5वीं राशि मकर के अधिपति शनि। शनि, लिख दीजिए, मित्र। धर्म 9वीं राशि कन्या से 9वीं। सर वृषभ। वृषभ के अधिपति शुक्र। शुक्र। शुक्र भी लिख दीजिए, मित्र। आयु भाव 8वीं राशि बताइए, कन्या से 8वीं। मेष। मेष के अधिपति मंगल। मंगल कौन हो गए? मित्र लिख दीजिए। अब देखिए कौन कौन से बचे। तीसरी राशि बचती है हमारी यहाँ पर। तो 6 से तीसरी गिनिए, कन्या से तीसरी। वृश्चिक। वृश्चिक के अधिपति मंगल। मंगल तो ऊपर भी आया था, जी तो मंगल कौन हुए यहाँ पर? बुध के सम। सम हो गए। सम हो गए। लिख लीजिए सम। आप खुद लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चार्ट तो मैंने बना ही दिया है, लेकिन बात समझने वाली है। एक बार तो आपके मनोमस्तिष्क में बैठ गई है विषय वस्तु, तो आप जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलेंगे कि नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक शत्रुता का जो आधार है वो बृहद पाराशर होरा शास्त्र के 3य अध्याय का 56वां श्लोक है। डंके की चोट पर आप संवाद कर सकते हैं किसी के भी साथ। आगे। सर बचे हुए ग्रह हाँ, बचे हुए देखने हैं। तीसरा हो गया। तो हाँ, आपकी आवाज कट रही है, आप बाद में बोलना। आप तीसरी राशि के बाद में 5वीं राशि हो गई है, चौथी भी हो गई है। छठी राशि देखिए, त्रिकोण। कन्या से छठी राशि कौन सी होती है? सर कुंभ। बताइए, कुंभ के अधिपति कौन है? शनि। शनि। शनि ऊपर भी मित्र भी बने थे, यहाँ पर शत्रु बन गए इस भाव से। जी। तो शनि क्या हो गए बुध के लिए? सम हो गए। सम। सम हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। छठी के बाद 7वीं राशि के अधिपति देखिए कौन है? गुरु। सर मीन। गुरु। गुरु। गुरु कौन हुए यहाँ पर? शत्रु। शत्रु। 7वीं राशि से शत्रु हुए, लेकिन ऊपर मित्र भी थे, तो ये भी सम हो गए। आगे बढ़िए। 8वीं हो गई, 9वीं हो गई। 10वीं राशि देखिए, कन्या से 10वीं राशि कौन है? सर मिथुन। मिथुन। 3। मिथुन हो गए। मिथुन के अधिपति बुध। बुध। बुध तो खुद ही हैं, वो क्या किसी के साथ शत्रुता मित्रता करेंगे, स्वयं है, छोड़िए उसको। 11वीं राशि देखिए, कन्या से 11वीं। कर्क। 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 कर्क के अधिपति चंद्रमा। चंद्रमा हो गए हैं, तो चंद्रमा शत्रु हो गए हैं इनके। शत्रु। अब देखिए, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसके पीछे पुराणों में कथा मिलती है, हमारे गुरुजी सुनाते थे। कथा ये मिलती है कि एक बार बृहस्पति थे, देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी पत्नी है तारा। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी। सभी लोगों को? यस। जी तो उनकी पत्नी है तारा। आवाज नहीं आती। हेलो। हाँ, अभी आवाज आई। हाँ आ हाँ। रही है। तो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी है वो तारा है, तो तारा का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। किसने कर लिया किडनैप? मैंने नहीं किया, चंद्रमा ने कर लिया। तो चंद्रमा ने जब अपहरण किया तारा का,
तो दोनों में युद्ध हुआ। अपनी पत्नी को पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रमा के साथ युद्ध किया। जब युद्ध किया तो युद्ध में क्या हुआ, दैत्य जो गुरु हैं, दैत्य माने राक्षसों के जो गुरु हैं, कौन है, शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य ने बीच बचाव किया, लेकिन पक्ष उन्होंने जो है वो चंद्रमा का लिया। ठीक है, चंद्रमा का पक्ष ले लिया। और अपहरण किसने किया था, चंद्र ने। चंद्रमा ने किया था। राक्षसों की यही तो प्रवृत्ति होती है, वो राक्षस वृत्ति का ही समर्थन करते हैं। उनको पक्ष करना था बृहस्पति का, लेकिन बृहस्पति से बैर है उनका। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो उन्होंने चंद्रमा का पक्ष लिया, चंद्रमा का मनोबल बढ़ गया। चंद्रमा तो मन है ही। जब उनका मनोबल बढ़ गया तो बाद में जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने समझौता कराया और उनकी पत्नी तारा को ला करके बृहस्पति को सौंप दिया। जब बृहस्पति को सौंप दिया तो उनका जो है फिर पुत्र उत्पन्न हुआ। किनका पुत्र उत्पन्न हुआ, बृहस्पति का। पुत्र का नाम रखा गया बुध। ठीक है, तो बुध को बताया, बुध की माँ ने, बुध की माँ कौन है, तारा। तारा ने उनको बताया कि भैया तुम्हारे जो बाप हैं वो बृहस्पति नहीं है, वो चंद्रमा है। एक माता ही जानती है कि तुम्हारे वास्तविक जेनेटिक पिता कौन है ना। तो जब बुध जब बड़े हुए तो बुध को जो है ग्लानि हो गई। ठीक है, बुध को ग्लानि क्या हुई, जब उनको पता चला कि मेरे वास्तविक पिता, कागजों वाले जो पिता हैं वो तो बृहस्पति हैं, डॉक्यूमेंट में जिनका नाम लिखा जा रहा है, लेकिन जो जेनेटिक फादर हैं वो मेरे ये चंद्रमा है, जिन्होंने मेरी माँ का अपहरण किया है। तो उस दृष्टि से उनके मन में शत्रुता का भाव आ गया। किनके मन में, बुध के मन में। बुध जो है शत्रु को मन ही मन अपना शत्रु मानने लगे। ये तो मेरे शत्रु हैं, जिन्होंने मेरी माँ का अपहरण किया वो मेरे लिए शत्रु से कम नहीं है, मतलब साक्षात शत्रु हैं। अब हुआ क्या, ये तो बात हो गई खगोलीय जो है पौराणिक कहानियों की, लेकिन इसके पीछे हमारे गुरुजी ने जो एक कथन बताया, बोले हुआ क्या था, किसी कालखंड में बृहस्पति में और चंद्रमा में युद्ध हुआ। युद्ध से मतलब यह है कि कोई खगोलीय पिंड की टक्कर हुई, जिसकी वजह से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बहुत बाहर आ गए। ठीक है, चंद्रमा जब बृहस्पति के क्षेत्र से बाहर आ गए, और वो कहां पर आ गए, वो पृथ्वी के क्षेत्र में आ गए। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं ना, तो पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गए, और वहां से बुध उनके निकट हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा बुध को तो अपना मानने लगे, क्योंकि बुध की परिधि के निकट आ गए हैं, वो बुध की कक्षा के पास आ गए हैं। और बुध कहाँ हो गए, बुध बृहस्पति से बहुत दूर हो गए। यानी किसी कालखंड में बुध और चंद्रमा एक ही आकाशीय पिंड का हिस्सा रहे होंगे, बाद में कहीं टक्कर हुई होगी, चंद्रमा अलग हो गए और बुध अलग हो गए। तो ये ओरिजिन जो निकल करके आया है बुध का, वो चंद्रमा से निकल करके आया है। आपकी मेरी बात समझ में आ रही है। और चंद्रमा को हम कहते हैं चंदा मामा। क्यों, क्योंकि किसी कालखंड में चंद्रमा और पृथ्वी भी एक हिस्सा में रहे होंगे। हमारा नासदीय सूक्त ये कहता है, तब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थी, है कुछ भी नहीं था। तब क्या था, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उस परम पुरुष विराट पुरुष पर ब्रह्म में ये संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो जो बिग बैंग की थ्योरी है, एक महाविस्फोट हुआ, सारे के सारे ग्रह बनते चले गए, अनंत अनंत गैलेक्सियां बनती चली गई। स्टीफन हॉकिंग नाम के वैज्ञानिक कहते थे कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार होता चला जा रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है। तो हमारी जो युगों की गणना है वो यही है कि अभी बहुत समय है, जब धीरे धीरे सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय काल होगा, तो प्रलय काल में क्या होगा, जिससे उत्पन्न हुआ है ये समस्त सृष्टि जगत उसी में विलीन हो जाएगा। जितने भी तत्व हैं हमारे, पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो जाएगा, जल तत्व वायु तत्व में विलीन हो जाएगा, वायु तत्व तेज तत्व में विलीन हो जाएगा, तेज तत्व महत तत्व में विलीन हो जाएगा, आकाश तत्व में, आकाश तत्व महत तत्व में, महत तत्व अहम तत्व में। इस तरह से अंत में केवल शेष रूप परमात्मा बचेंगे, शिष्यते शेष संज्ञा, है ना।
श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक है 10वें स्कंद का कि व्यक्तो अव्यक्तो कलानीक है शिष्यते शेष संज्ञा, इस तरह से है वो कि अंत में जब व्यक्त या अव्यक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अंत में शेष रूप परमात्मा के रूप में विलीन हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के एकमात्र भगवान बचते हैं, समस्त सृष्टि उन्हीं में लीन हो जाती है जहां से प्रकट हुई है। तो बिग बैंग की थ्योरी कुछ नहीं है, ये संकुचन प्रसार तो हमारे नासदीय सूक्त में पहले ही लिखा हुआ है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा ही ज्ञान कॉपी पेस्ट करके पश्चिमी जगत ने इसको प्रचारित कर दिया। हमको पुनः उसी शोध दृष्टि से इन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता है। ज्योतिष के ग्रंथ में इतने सारे सूत्र हैं, कोड वर्ड में लिखे हुए हैं, बहुत रिसर्च बुद्धि चाहिए, अनुसंधान वृत्ति चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा केवल इस विद्या को भाग्य बांचने की विद्या बना करके हम फेंक देंगे, उससे कोई हल हमारा होना नहीं है ना। तो बुद्ध के बारे में हमने जान लिया कि बुद्ध के कौन शत्रु हैं कौन मित्र हैं। तो बुद्ध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुद्ध को अपना शत्रु नहीं मानते। तो ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है, ये कथा केवल कथा नहीं थी, इस कथा में बहुत सारे खगोलीय सत्य छिपे हुए हैं। ठीक है, आनंद आया आपको? यस यस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति की त्रिकोण राशि क्या होती है, जल्दी बताएं। धनु राशि। धनु राशि होती है। तो धनु से गिनिए, चौथे भाव के अधिपति कौन हुए? सर मीन। हाँ, मीन। तो स्वयं मीन हो गए, बृहस्पति हो गए, वही हो गया, लिख लीजिए, बृहस्पति तो वही हो गए। कुटुंब भाव देखिए, दूसरा भाव, त्रिकोण से दूसरा कौन सा हुआ, धनु से दूसरा? मकर। मकर। शनि हुए, शनि भी मित्र हो गए। आगे आगे बताइए। अंत्य 12वां भाव, धनु से 12वां वृश्चिक हुआ। वृश्चिक के अधिपति कौन हुए? मंगल। मंगल। मंगल को भी लिख लीजिए आप, मित्र हो गए। पंचम भाव देखिए, बुध। पंच इंद्रियां हैं सर मेष। मेष। मंगल हो गए, वही हो गया। धर्म देखिए, 9वां भाव, सिंह राशि। सर सिंह राशि सूर्य की। हाँ, 5 से 9वां भाव बताइए। तो कौन हुआ? सर सिंह राशि सूर्य की। अरे सिंह, धनु से, हाँ ठीक है। धनु कैसे हो गई? धनु से आप 5वां 9वां भाव गिनिए ना, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। धनु हो गई, सिंह हो गई। सिंह के अधिपति सूर्य हो गए, सूर्य भी मित्र हो गए हैं। आयु भाव 8वां देखिए, धनु से 8वां कर्क। कर्क हो गए, ठीक। चंद्र। चंद्रमा भी मित्र हो गए हैं। अब जो बचे हैं उनको देख लीजिए। तीसरे देखिए, 9 से तीसरा कुंभ। शनि। कुंभ। कुंभ के अधिपति शनि, अब शनि ऊपर भी आए थे, शनि मित्र भी थे, शनि शत्रु भी हो गए हैं। तो अब शनि क्या हो गए बृहस्पति के? सम हो गए। सम हो गए, ठीक। चौथा हो गया, 5वां हो गया, छठा देखिए, वृषभ राशि। वृषभ। शुक्र हुए, शुक्र शत्रु हो गए। ऊपर शुक्र मित्र तो नहीं थे? नहीं सर। नहीं थे। तो शुक्र जो है शत्रु हुए बृहस्पति के, है ना। एक दैत्य गुरु हुए, एक देवताओं के गुरु हुए, दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, देव और दानव। आगे 7वीं राशि, धनु से 7वीं मिथुन। बुध। मिथुन। मिथुन के अधिपति बुध हुए। बुध बताइए। बताइए। शत्रु हुए। हाँ, बुध शत्रु हुए। तू मेरी नाजायज औलाद है। बुध वास्तविक रूप से किसके पुत्र हैं? चंद्रमा के ना। इसलिए बृहस्पति बुध से अपनी शत्रुता रखते हैं। इसको व्यवहार में देखिए,
इसको व्यवहार में महसूस करिए, अनुभव करिए। एक पिता के लिए कितनी सोचने वाली स्थिति रही होगी वर्तमान समय में, अगर ऐसा हो जाए तो पुत्र किसी और का हो और पिता को पता चले बाद में तो। चलिए आगे, 7वीं राशि हो गई, 8वीं 9वीं हो गई, 10वीं देखिए, धनु से 10वीं। कन्या राशि बुध। हाँ, मीन हो गई। मीन के अधिपति बृहस्पति खुद है। 11वीं राशि शनि हो गई। तो शनि यहाँ शत्रु हुए, ऊपर शनि मित्र हुए थे, तो निरस्त कर दिया शत्रुता मित्रता को और सम हो गए यहाँ पर, है ना। तो बृहस्पति के लिए शनि सम है। इस तरह से हम ग्रहों की शत्रुता का और नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, जन्म पत्रिका में ये तो रहेगा ही रहेगा। कल को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तात्कालिक मित्र शत्रुता को पढ़ने जा रहे हैं। वो अगला चैप्टर, अगला श्लोक है 57वां। देखिए, एक श्लोक में 1 घंटा लग गया इसको समझाने में, है ना। उद्देश्य जल्दबाजी करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एक एक विषय वस्तु आपको क्लियर हो जाए, समझ में आने लगे, तो फिर मजा भी आएगा, आनंद आएगा पूरा, और मनोयोग पूर्वक आप इस विद्या को सीखेंगे। तो हमने आज इस श्लोक को पूरा किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर वीडियोस के अपलोड करके। और आगे ये पूरा चार्ट बना हुआ है। शुक्र और शनि रह गए हैं। शुक्र और शनि को भी आप इसी तरह से देखिएगा कि जो शुक्र की त्रिकोण राशि है वहां से चौथा, दूसरा, 5वां, 12वां, 9वां, 8वां ये सब मित्र होंगे और बाकी शत्रु होंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तो वो सम हो जाएंगे। तो शुक्र को और शनि को आप इसी तरह से इसका अभ्यास करिए आज आप। और कल को हम नए सेशन में फिर से मिलेंगे उस विषय वस्तु को लेकर के। आज की विषय वस्तु के बारे में यदि आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक दें। सर एक प्रश्न। तो बहुत इजी है। मैं आशा करता हूं आज की विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हाँ सर जी। जी, जी सर। कमेंट नहीं मिला कि बहुत जल्दी हमें इस ग्रंथ को पूरा करना हो। आनंद के साथ हमें उसको पढ़ना है। समय पूरा हो चुका है, यद्यपि 10 मिनट अधिक हो गए हैं, तो मैं आज के सेशन को यहीं रोक रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः सर्वेभ्यो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।